सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी अपरिचिता। रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई, रचना राजपूत की आवाज़ में। मेरी उम्र आज 27 बरस की है और मुझे ना ही ज़्यादा तजुर्बा है, पर हाँ, ज़िंदगी सभी की अनमोल होती है। मेरी भी ज़िंदगी में कोई है जो मुझे मुस्कुराते रहने को बोलती है। मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं अभी ना ही नौकरी कर रहा हूँ और ना ही मेरा जीवन का कोई खास मकसद है। मेरे पिताजी पहले तो बहुत गरीब थे, पर वकील की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उन्होंने बहुत मेहनत की, खूब पैसा कमाया और जोड़ा भी। जब मैं बहुत छोटा था तभी उनका देहांत हो गया था। वो अपने सारे करोड़ों रुपए छोड़ के चले गए और जिस दिन वो मरे उस दिन उनकी पहली छुट्टी थी। माँ ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया। वो एक गरीब घर की थी, इसलिए वो हमेशा याद रखती थी कि हम अमीर हैं, और मुझे भी हमेशा एहसास कराती रहती थी कि हम अमीर हैं। मेरा बचपन बहुत लाड प्यार में निकला। शायद मैं अभी भी अपनी माँ का लाडला बेटा ही हूँ। इस घर में मैं मेरी माँ और मामा के साथ रहता हूँ। मेरे मामा, जो मुझसे सिर्फ 6 साल बड़े थे, पर इस घर का बाहर का हर काम वही देखते थे, और माँ घर का। मामा अपने आप को इस दुनिया के सबसे चतुर चालाक व्यक्ति समझते थे, और शायद वो थे भी। हमारे घर से कोई एक आना भी उनके रहते नहीं ले सकता था। मामा के रहते मैं निश्चिंत था। मैं कोई भी काम नहीं करता था, सब मामा ही देखते। जब मेरा विवाह होगा तो लड़की भी मामा की मंजूरी से ही आएगी। वैसे मुझ में कोई भी बुरी आदत नहीं है। मैं तो तंबाकू तक नहीं खाता। मेरी माँ और मामा की हर बात मानता हूँ। वैसे तो मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उनकी किसी बात को मना कर दूँ। किसी भी लड़की के पिता को मैं आसानी से पसंद आ जाऊंगा। वैसे मैं देखने में सुंदर हूँ, अमीर भी हूँ। कई बड़े घरों से मेरे लिए रिश्ते आए हैं, पर मामा मना करते जा रहे हैं। बहुत अमीर घर की लड़की नहीं चाहिए। वो चाहते हैं घर परिवार आम हो। जब वो यहाँ आए तो उनकी ज़्यादा खातिरदारी ना करना पड़े, उनके ऊपर ज़्यादा खर्च भी ना करना पड़े। हम अपने मुंह से कुछ ना मांगे, पर लड़की बिना मांगे अमीरों से भी ज़्यादा हमारे घर ले आए। लड़की वालों पे हम एहसान भी करें और सामान भी उनका सारा ले लें। मेरा एक दोस्त कानपुर से कलकत्ता आया। वो जब मुझे मिला तो मेरा मन नाचने गाने लग गया। वो बोला, उसने एक लड़की मेरे लिए देखी है, बहुत अच्छी है। उसकी बात ही अलग है। इतनी सुंदर सुशील लड़की है कि बताना मुश्किल है। बातें बहुत अच्छी करता था। मैंने सोचा, एमए तो पास कर ली है, अब कोई परीक्षा भी नहीं है, मतलब छुट्टी छुट्टी। नौकरी कोई है नहीं, नया सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़मीन जायदाद बहुत पड़ी है, जिसको संभालने की चिंता नहीं। घर का माँ देखती है, बाहर का मामा, बस ये ही था। हरीश जब लड़की के बारे में बताता, मैं तो संगीत बजने लग जाता मेरे कानों में। मुझे बड़ी खुशी मिलती। मैं बहुत खुश होता, उसके ख्यालों में खो जाता। मैंने अपने ख्यालों में मूर्ति बना ली थी। एक दिन मैंने हरीश को कहा, मामा से बात करके देखना, अगर नहीं माने ना तो मुश्किल हो जाएगी। उनको मनाना ज़रूरी था। मुझे अंदर डर भी था वो मानेंगे या नहीं, पर हरीश बातें बहुत बढ़िया करता था। मामा को हरीश की बातों में मज़ा आता था। एक दिन जब हरीश ने लड़की के बारे में बताया तो फिर क्या, मामा को तो सिर्फ लड़की के बाप में दिलचस्पी थी। वो सिर्फ बाप के बारे में जानना चाहते थे, और वो जैसा बाप लड़की का चाहते थे बिल्कुल ये वैसा ही था। वो एक ज़माने के माने हुए अमीर थे और एक ही लड़की थी उनकी। अब वो कानपुर में जाके रहने लगे थे और अपने मान सम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकते थे।
लड़की के लिए अपना पूरा धन देने में भी वो पीछे नहीं हटेंगे। लड़की की उम्र 15 बरस की है और कोई दोष नहीं था। उन्हें किसी प्रकार की चिंता भी नहीं है। वो सिर्फ अच्छा घर देख रहे हैं। मामा सुन के खुश हो गए। मेरे फुफेरे भाई विनय भाई साहब को लड़की देखने के लिए भेज दिया गया। जब वो देख कर आए तो बोले, खरा सोना है। विनय भाई साहब बोलते बहुत कम थे, लेकिन जितना भी बोलते थे एकदम उत्तम। अब मेरा मन और भी रंगीन हो गया। दिन रात बस मैं यही सोचता रहता और खुश होता। लड़की के पिता शंभूनाथ जी को कलकत्ता आना पड़ेगा, क्योंकि मामा जी तो कलकत्ते का हावड़ा पुल भी पार नहीं करना चाहते। वो कहीं नहीं जाएंगे। शंभूनाथ जी मेरे दोस्त हरीश पे पूरा विश्वास करते थे। वो 3 दिन पहले ही कलकत्ता आके मेरा तिलक कर गए। उनकी उम्र 40 बरस की थी। बाल काले, स्वस्थ शरीर, दिखने में सभ्य। अगर भीड़ में देखा जाए तो सबसे पहले उन्हीं पर नज़र जाएगी। वो बहुत कम बोलते थे और मामा बोलते ही रहते थे। बात बहुत कम करते थे, लेकिन पते की करते थे। जब मामा बोलते जा रहे थे वो जवाब तक नहीं दे रहे थे। उनको उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं होता तो शायद मुझे बुरा लगता, पर मामा खुश हो रहे थे ये सोच के कि समधी तो बिल्कुल तेज नहीं है। वैसे भी वो सीधे साधे समधी चाहते थे। मामा उन्हें छोड़ने तक बाहर नहीं गए, अंदर से ही विदा कर दिया। जाने से पहले पूरी बात कर ली, कितना रुपया देना है, कितना जेवर देना है, सब। कोई भी चूक मामा से हो नहीं सकती। वो इस काम में पूरे निपुण थे। शंभूनाथ जी की एक ही औलाद थी, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वह हर बात में राजी थे। मुझे इस सब में कोई रुचि नहीं थी। मैं तो बस इतना सोचता था कि ये सब विवाह में ज़रूरी होता होगा। मामा हमारे घर के विचित्र प्राणी थे। उनके होते इस घर को कोई ठग नहीं सकता था, और वो हर सौदा मुनाफे का ठोक बजा के करते थे। इसी तरह मेरा भी सौदा हो गया। आसान नहीं है मामा को कुछ कहना। कुछ भी हो जाए, जीत तो हमारी ही होगी। जीत तो मामा की पक्की ही थी। बैंड बाजा, हाथी घोड़ा लेके मुझे हीरे मोतियों से सजा के विवाह मंडप में बिठा दिया गया। हम वहाँ पहुँच गए। सारी तैयारियाँ हमने देखा बहुत मामूली थीं। जगह भी लोगों के हिसाब से बहुत छोटी थी। मुझे मामा विवाह मंडप में छोड़कर शंभूनाथ जी को एक कोने में बुलाया और एक कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गए। वहाँ क्या बात हुई मुझे नहीं पता। थोड़ी देर बाद शंभूनाथ जी मेरे पास आके बोले, बेटा इधर आना जरा। जब मैं कमरे में पहुँचा तो मामा तख्त पे बैठे थे और सुनार अपनी तराजू लेकर ज़मीन पे बैठा था। ये क्या, मामा सुनार अपने साथ घर से लेके गए थे? उन्हें डर था कहीं लेन देन में कोई चूक ना हो जाए। शंभूनाथ जी मेरे से बोले, बेटा तुम्हारे मामा शादी होने से पहले लड़की के जेवर परखना चाहते हैं, तुम्हारी क्या राय है? मैं सिर झुकाए खड़ा रहा, कुछ ना बोला। तभी मामा बोले, ये क्या बोलेगा, इसका क्या मतलब, इसे भेज दो। शंभूनाथ जी बोले, बेटा ठीक है, जैसे तुम्हारे मामा चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, और तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। इस तरह मैं चुप करके वहाँ देखता रहा। मैंने सिर हिला के मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं बोलना है। वैसे भी मेरा फैसले तो मामा ही लेते आए हैं। मुझ में उन्हें कुछ बोलने की या उनका विरोध करने की हिम्मत ही नहीं थी। शंभूनाथ जी बोले, आप दोनों यहीं रुको, मैं लड़की के जेवर उतरवा के लाता हूँ। आप दोनों देख लें कितने खरे सोना है। मामा बोले, ये यहाँ क्या करेगा, मंडप में भेजो। शंभूनाथ जी, नहीं, ये भी यहीं बैठेगा, बैठो यहीं। फिर वो गए और गहने लेकर आए, सुनार के पास रख दिए। सुनार ने जैसे ही हाथ में लिया, कहता, इन्हें क्या तोलूं साहब, ये तो 100% खरा सोना है, इसका तो कोई मुकाबला नहीं।
आजकल तो ऐसे जेवर मिलते ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा भारी हैं। सुनार रखता जाता, मामा कॉपी में लिखते जाते। जितना बोला था उससे भी बहुत अधिक दिया था। आखिर में एक आधुनिक डिज़ाइन की ईयररिंग्स शंभूनाथ जी सुनार के हाथ में देते हुए बोले, ये भी देखना जरा, इसे भी परख लो। सुनार हाथ में लेते ही बोला, ये तो मिलावटी है, आधा सोना भी नहीं है इसमें। शंभूनाथ जी ने वो ईयररिंग्स की जोड़ी मामा के हाथ में देते हुए बोले, ये आप ही रख लें, आपने ही दी थी। मामा ने जब देखा उन्हीं की दी हुई थी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उनकी आंखें अंगारे बरसा रही थी, लेकिन ये सोच के वो चुप हो गए, चलो कुछ और फालतू मिल गया। शंभूनाथ जी बोले, नहीं, अभी और बैठो, अभी और थोड़ा काम है, पहले आप जलपान कर लें। जलपान हम अभी कैसे कर सकते हैं? मामा ने पूछा। शंभूनाथ जी, क्यों क्यों नहीं कर सकते? आओ चलें। मामा को उनकी बात माननी ही पड़ी। मुझे लगा मामूली सा दिखता है, पर अंदर बंदे में बहुत दम है। खाना बहुत अच्छा बना लग रहा था। सभी खा चुके थे, किसी ने कोई कमी नहीं निकाली। अब मुझसे बोले, बैठो खाना खा लो। मामा, विवाह से पहले ये कैसे खा सकता है? शंभूनाथ जी, बेटा क्या फ़र्क पड़ता है, तुम क्यों कुछ नहीं बोल सकते? पर मैं सिर नीचे किए खड़ा था। मामा की मर्जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। शंभूनाथ जी हाथ जोड़कर बोले, आपको बहुत तकलीफ़ दी और रात भी बहुत हो चुकी है। मामा, हाँ हाँ, चलो चलो मंडप में चलें। शंभूनाथ जी, नहीं, अब आप सब घर जा सकते हैं। मामा, क्या मजाक कर रहे हो ये? शंभूनाथ जी, मजाक तो अभी तक आप कर रहे थे। जो लोग ये सोच सकते हैं कि मैं अपनी ही बेटी के गहने चुराऊंगा, उनके घर में अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। मुझसे तो वो कुछ भी नहीं बोले, वो समझ ही गए थे मैं ज़ीरो हूँ। सब बातें बना के बुरा भला बोल के वापस आ गए। बारात वापस लौट गई। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। घर में सब नाराज थे। लड़की के बाप में इतना घमंड। देखते हैं लड़की की शादी अब कैसे करेगा। जो देखो वो कुछ ना कुछ बोल रहा था, पर जिस बाप के मन में कोई खोट ही नहीं थी, उसे कैसा डर। मैं ऐसा लड़का था जिसे लड़की वालों ने मंडप से लौटा दिया था। मामा, मामा तो उनकी हालत बताया नहीं सकता मैं, जो हालत उनकी थी। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, पर मैं सोच रहा था, काश अंदर जाके देख ही लेता अपनी अपरिचिता को, उसकी सूरत तो देख लेता। मेरे सपनों में रोज आती थी, कितनी मेहनत करके रोज विनय भाई साहब से पूछता था जाके, सब धरा का धरा रह गया। हरीश ने बताया भी था कि उसने मेरी फ़ोटो देखी थी और उसने मुझे पसंद तो ज़रूर किया होगा। मेरे ख्यालों में वो रो जाती थी, मैं भी उसके ख्यालों में आता तो होऊंगा। वो लाल साड़ी में कितनी सुंदर लग रही होगी, लाल साड़ी पे जब चंदन का टीका लगाया होगा कितनी खूबसूरत लग रही होगी। बस इसी उड़ेद बुन में मैं सारा दिन लगा रहा। कई दिन निकल गए, एक साल बीत गया। माँ भी चाहती थी वक्त निकलता जाए, जिससे लोग भूल जाएं, फिर रिश्ता करेंगे। मुझे हरीश से पता चला था कि उसके लिए रिश्ता आया था, पर अब वो विवाह नहीं करना चाहती, उसने मना कर दिया। अपनी लड़की को परेशान देखकर पिता का अभिमान चला गया। वो मेरे पास एक बार फिर आए। फिर क्या था? मेरे मन की काली नागिन जाग पड़ी। मैं बोला, क्यों नहीं, एक बार फिर मंडप सजाया जाए, सबको बुलाया जाए, फिर मुझे भी मंडप में बिठाया जाए, फिर कहो जाओ वापस, मुझे भेज दिया जाए, बस यूं ही वापस बारात लौटा दी जाए। इस तरह एक बार फिर मेरी ना हो गई। कई दिनों से माँ तीरथ पे जाना चाहती थी। मामा तो हावड़ा पुल पार करेंगे नहीं जो उन्हें ले जाने को राजी हो, सो मैं ही माँ को लेकर चल दिया। रात की ट्रेन थी। रात को स्टेशन से बाहर आवाज़ आई, जल्दी आओ, यहाँ जगह है। इतनी सुंदर आवाज़। मैं जल्दी से खिड़की से बाहर देखने लगा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। वो किस डब्बे में चढ़ी वो भी नहीं पता। मैं सारी रात सोया ही नहीं।
उस स्वर को, उस आवाज़ को ढूंढता रहा। मैं सोचा ऐसा ना हो सो जाऊं और वो उतर के चली जाए, इसलिए मैं बाहर ही देखता रहा। ट्रेन पटरी पे आवाज़ें करती दौड़ती चली जा रही थी और मुझे वो संगीत बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे दिल में अब एक सुरीला दिल और आ गया था। उसकी सूरत तो मैं देख नहीं पाया, पर मेरे दिल ने उसके स्वर को ही अपनी सूरत बना ली। उसकी सूरत देखे जा रहा था और ख्यालों में सोचता जा रहा था। हर स्टेशन पे मैं खिड़की से बाहर देखता, कहीं वो उतर के चली तो नहीं गई, उसे मैं कहीं देखने से वंचित न रह जाऊं। अगले दिन एक बड़े स्टेशन पे गाड़ी रुकी। यहाँ से गाड़ी बदलनी थी। मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी। स्टेशन पे जब मैं माँ के साथ उतरा, भीड़ बहुत थी और एक फ़ौज के बड़े अफसर भी आए थे। कई गाड़ियाँ आई हुई थी। मैं समझ गया, फर्स्ट क्लास तो भूल जाओ, चढ़ने भी नहीं मिलेगा। मैं स्टेशन पे यहाँ वहाँ तेज़ी से घूमने लगा, जगह ढूंढने लगा। तभी सेकंड क्लास के एक डब्बे से आवाज़ आई। मेरी माँ की तरफ देखकर वो बोली, आप लोग यहाँ आ जाओ, यहाँ जगह है। यहाँ जगह है, वही स्वर। मैं तो देखकर फटाफट माँ को लेकर डब्बे में चढ़ गया। मेरे जैसा बुद्धू कोई ना देखा होगा। सारा सामान कुलियों के ऊपर मैं स्टेशन पे ही छोड़ दिया। गाड़ी चलने लगी। उसी लड़की ने जल्दी जल्दी कुलियों से मेरा सामान लेकर डब्बे में अंदर रखा। मेरा एक कैमरा भी स्टेशन पे ही छूट गया। मुझे कोई गम ना था, मुझे कोई फिक्र ही नहीं हो रही थी। मैं तो बस उसे टकटकी लगा के देख रहा था। माँ भी बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी और सिर्फ मेरे गानों में उसका मधुर कंठ, मधुर स्वर गूंज रहा था, इधर जगह है, इधर जगह है। उसकी उम्र 16-17 बरस के आसपास की थी। उसने कौन से रंग की साड़ी है ये तो मैं नहीं पता, ना बता पाऊँगा वो कैसी साड़ी पहनी थी, कैसे बैठी थी, कैसा उसने मेकअप किया नहीं किया, ये सब मैंने नहीं देखा। मुझे तो सिर्फ उसकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी। वो बहुत सादी सरल थी, उसका पहनावा भी बहुत सरल था। उसे देख के कुछ विशेष नज़र जाए ऐसी उसमें कुछ बात नहीं थी। मुझसे तो सिर्फ एक स्वर ही उसकी नज़र थी, इधर जगह है। मैं किताब लेकर बैठ गया और कान उसकी तरफ लगा लिए। वो 3-4 छोटी छोटी बच्चियों के साथ थी। खूब बातें कर रही थी, हंस रही थी, शोरगुल कर रही थी, जैसे वो एक छोटी बच्ची हो। उसके हाथ में चित्रों वाली एक कहानी की किताब थी। बच्चे बार बार वो कहानी सुनाने को बोलते। हो सकता हो उन बच्चों ने वो कहानी 20 बार सुनी हो, फिर भी वो बार बार सुनना चाहते थे, क्योंकि उसके सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा था, अलग था। हर बार अलग अंदाज में सुनाया करती होगी, तभी तो बच्चे इतना मचल रहे थे। एक स्टेशन से उसने दालमोट खरीद लिए और चटोरों की तरह बच्चों के साथ बच्ची बन के खाने लगी। शोरगुल करती खा रही थी। मैं भी सोच रहा था, काश एक मुट्ठी दालमोट मैं भी मांग लूँ, मैं भी इन बच्चों के साथ बच्चों की तरह बन के दालमोट खा लूँ। पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी ये सब करने की। माँ को देख के लग रहा था जैसे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें बुरा लग रहा है कि इतनी बड़ी होके ऐसी हरकतें कर रही है। पर वो ज़िंदगी का आनंद लेते हुए, बिना किसी की परवाह करते हुए खाए जा रही थी। एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी। वहाँ से फौज के अफसर कुछ साथियों के साथ डब्बे में जगह ढूंढ रहे थे। तभी एक छोटा स्टेशन मास्टर डब्बे के अंदर आया और बोला, ये डब्बा रिजर्व है, आप लोगों को नीचे उतरना होगा। मैं तो मारे शर्म के जल्दी से खड़ा हो गया। आवाज़ लगाई, कुली। पर वो लड़की उठी नहीं, हिली तक नहीं। ना ही उसे देख के लग रहा था कि वो हिलना डुलना चाहती है। बोली, हम नहीं उतरेंगे। फिर मुझसे बोली, बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। छोटा स्टेशन मास्टर अब बड़े अंग्रेज स्टेशन मास्टर को बुला लाया। लड़की तो अंगारे बरसती हुई डब्बे के दरवाजे के पास गई, रिजर्व टिकट स्टेशन मास्टर के आगे फेंक दिए और अंग्रेजी में बातें करने लगी, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। अंग्रेज स्टेशन मास्टर कुछ ना बोल पाए उसके आगे। वो अपनी टीम लेके दूर गए और जाके उन्होंने क्या कहा
मुझे नहीं पता, परंतु थोड़ी देर बाद ट्रेन में एक नया डब्बा लग गया। एक बार फिर ट्रेन चल पड़ी और वो फिर शोरगुल करती हुई दाल मोठ खाने लगी। मैं तो मारी शर्म के खिड़की से बाहर देखने लगा। माँ भी हैरान थी, उसकी तरफ देखने लगी। वो भी जानना चाहती थी आखिर ये है कौन, पर पूछने की उनमें भी हिम्मत नहीं थी, वो भी नहीं पूछ सकी। कानपुर स्टेशन आने पे एक नौकर ऊपर डब्बे में चढ़ा, सामान उठा के उनके उतरने का प्रबंध करने लगा। अब माँ से रहा नहीं गया, वो पूछ ही बैठी, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? जी कल्याणी, जवाब आया। मैं और माँ हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर माँ ने पूछा, बिटिया तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? डॉक्टर शंभूनाथ, बोलकर वो चली गई। मैं भी कुछ दिनों बाद कानपुर गया, शंभूनाथ जी को मिला। वो मेरी बातों से पसीज गए, पर कल्याणी वो नहीं मानी। वो बोली वो विवाह नहीं करेगी। उसने कसम खाई हुई है कि अब वो कभी विवाह नहीं करेगी और लड़कियों को शिक्षा देगी। मैं वहीं रुक गया। तब मेरी उम्र 23 बरस की थी और आज मैं 27 बरस का हूँ। अपनी माँ का इकलौता बेटा होने की वजह से माँ भी मेरे पास चली आई और मामा की मर्ज़ी के विरुद्ध मैं यहीं रहने लगा। आज भी मैं उम्मीद में हूँ कि वो मुझे मिलेगी और मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके एक मधुर स्वर का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ जगह है। इस तरह मैं अपनी सारी ज़िंदगी, यहाँ जगह, हाँ यहाँ सचमुच जगह है, जगह तो है, मेरे दिल में तो जगह ही जगह है। वो मुझे कभी कभी मिलती भी है, उसका मधुर स्वर मुझे सुनाई भी देता है और इस उम्मीद से मैं यहीं रुक गया। नमस्कार।